हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ, मस्त, ज़बरदस्त। आज फिर एक बार आपका स्वागत है आपके अपने फिजिक्स कोर्स में, जहाँ पर चल रहा अपना क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। और आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस किस पर बेस्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। इस पर बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड की स्क्रीन पर ये है। क्या two charges q1 and q2 are placed at point P 1, 2, 2 and at point R 2, 4, 4, 6. Then find the force on Q1 due to Q2. क्लियर बात? क्वेश्चन समझ में आया आप लोग? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2 जो कि रखे हुए हैं वो पॉइंट P और R पर कितने P के कोऑर्डिनेट है 1, 2, 2 एंड जो अपना दूसरा पॉइंट है R उसके कोऑर्डिनेट 2, 4, 6। तो आपको बताना है कि Q1 पर Q2 की वजह से कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हमें वेक्टर फॉर्म याद कर लेंगे। वेक्टर फॉर्म मैंने लिखवाया था, तो मैंने बोला था कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज, ये Q1 है और ये Q2 है, और हमने यहाँ पर क्या लिया था, ये एक्सिस लिया था, और मैंने बोला था इसका पोजीशन वेक्टर होता है R1 वेक्टर, ये इसका पोजीशन वेक्टर होता है R2 वेक्टर। तो अगर मुझे लिखना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इनटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, है ना। जिस चार्ज पर फोर्स कैलकुलेट करना है उसके पोजीशन वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसकी वजह से फोर्स कैलकुलेट करना, और अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की मोड का Q। ये हमने वेक्टर फॉर्म लिखी थी। तो बस अब इसको कर देते हैं कि भाई यहाँ पर हमें किस पर फोर्स फाइंड करना है। हमें फोर्स फाइंड करना है Q1 पर, किसकी वजह से? Q2 की वजह से। जो Q1 का पोजीशन है वो कहाँ पर है? 1, 2, 2, और जो Q2 है उसका पोजीशन क्या है? 2, 4, 6। तो अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लिखता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, इसको लिख ले रहा हूँ मैं लेट से R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर अगर मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 1 I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 2 K। ठीक है सर। ये जो अपना चार्ज 1 है उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ऐसे ही जो दूसरा चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। दूसरे चार्ज का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर इक्वल टू, देखो क्या क्या है पॉइंट 2, 4, 6। सो 2 I कैप प्लस 4 J कैप प्लस 6 K कैप। अच्छा, ये कैसे लिखा मैंने? ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये z कोऑर्डिनेट। जब हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे x y z को, तो I कैप, J कैप और K कैप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? उनके डायरेक्शन। तो अब इनके मुझे पोजीशन वेक्टर पता चलेगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 मुझे फाइंड करना है। वही मैं लिख देता हूँ F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? चार्जेस का प्रोडक्ट Q1 Q2 यहाँ पर क्या आएगा? इनके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। तो यहाँ पर जब मैं लिखूंगा, मैं किस पर फोर्स फाइंड कर रहा हूँ? देखो 1 पर, किसकी वजह से? 2 की वजह से। तो 1 का पोजीशन वेक्टर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के मोड का Q। क्लियर है? वैल्यू लगा दो। तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे हम। R1 वेक्टर कितना हो गया अपना? R1 वेक्टर है 1 I कैप
प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप 2k कैप और माइनस R2 वेक्टर कितना होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k अपॉन में यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे हम 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस 6k कैप, इसका मोड और इसका फिर q। यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ q1 q2। इनका डिफरेंस करेंगे 1 माइनस 2 कितना हो गया माइनस 1i, 2 माइनस 4 कितना हो गया माइनस 2j का, 2 माइनस 6 कितना हो गया माइनस 4k का एंड अपॉन इनका डिफरेंस फिर यही आएगा पूरा का पूरा कितना हो जाएगा माइनस 1i का माइनस 2j का माइनस 4k का के मोड का q। अच्छा मोड मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या लिखेंगे अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 16, तो कितना आ जाइए अंडर रूट 21 और वी कैन राइट इट एज 21 टू पावर 1/2 और इसकी भी पावर कितनी है फिर 3, तो ये कितना हो जाएगा अपना जो फाइनल आंसर बनेगा F12 वेक्टर ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन ये हो जाएगा 21 टू पावर 1/4 3/2, ये अपना आंसर क्लियर है। बेसिक क्वेश्चन था एकदम। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्यूब है जिसकी हर एक साइड a है, इसके हर एक वर्टेक्स पर एंगल हर एक वर्टेक्स पर चार्ज रखा हुआ है प्लस q, तो आपको बताना है कि जो वर्टेक्स नंबर 6 है उस पर हर एक चार्ज की वजह से फोर्स कितना होगा, मतलब आपको क्या क्या बताना है, आपको बताना है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1 कितना होगा, आपको बताना है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 2 कितना होगा, आपको बताना है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 3 कितना होगा, आपको बताना है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 4 कितना होगा, ऐसे करते करते आपको फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 8 तक बताना है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो चलिए अब इसको हम करने की कोशिश करें। अच्छा ऐसे क्वेश्चन कभी भी आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको इसमें ओरिजिन सेट करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या करना रहेगा, आपको इसमें ओरिजिन ढूंढना रहेगा जिसके रिस्पेक्ट में क्या कर सको आप अलग अलग वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिख सको। ठीक है, अब सारा का सारा खेल किसका, आपका ओरिजिन डिसाइड करना। अगर आप ओरिजिन मैं जो डिसाइड करूँ उससे अलग डिसाइड करेंगे तो हो सकता है आपके कोऑर्डिनेट्स अलग आए, उसके हिसाब से हमारे और आपके आंसर में थोड़ा फर्क आ सकता है। बट अगर हम ओरिजिन सेम लेकर चलेंगे तो आंसर सेम है ना, कि भाई जैसे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ मैं इसमें ओरिजिन कहाँ मान लेता हूँ, इस चार्ज 1 को ओरिजिन मान। अच्छा ओरिजिन भी कैसे मानोगे, ओरिजिन भी कैसे डिसाइड करेंगे, ओरिजिन भी हम ऐसे डिसाइड करेंगे भाई साहब ताकि हमारे कोऑर्डिनेट सिंपल बन जाए, है ना, सिंपल नंबर माने इजीली हम उनको लिख सके, ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। ऐसे पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, सॉरी ओरिजिन में बाहर भी मान सकता हूँ, फिर वो और चीज ऐड भी तो हो जाएंगे इसमें, समझ रहे हो मेरे, मैं ओरिजिन इस क्यूब से बाहर भी मान सकता हूँ, बट फिर वो पार्ट इनमें क्या होगा, इसकी हर एक साइड में क्या होगा, इसकी साइड ए, अगर मैं ओरिजिन बाहर मानता हूँ इससे फिर वो पार्ट ऐड होगा, फिर मैं लिख तो पाऊंगा कोऑर्डिनेट, पर मेरे लिए क्या होगा, माथा कच्ची बढ़ जाएगी फालतू। ठीक है, तो हम ऐसा ओरिजिन मानेंगे जहां से हम हर एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट इजीली लिख पाए, सिंपली उसको फिर हम कैलकुलेट करें। तो मेरे लिए ये 1 से बढ़िया कौन हो सकता है, मेरे लिए इस 1 पॉइंट से बढ़िया ओरिजिन और कोई हो ही नहीं सकता कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। अगर मैं 1 पर अपना ओरिजिन मान लेता हूँ तो अब देखो इस 1 के कोऑर्डिनेट क्या क्या हो जाएंगे, इस 1 के कोऑर्डिनेट खुद के तो 0 0 0 हो गए, क्लियर है, 1 के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0 0 0 क्योंकि वो खुद ओरिजिन पर है। ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है एंड ये अपना z एक्सिस है। अब अगर मैं पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, अब अगर मैं इस पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ तो देखो क्या हम x एक्सिस में कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या हम y एक्सिस में कहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे, 2 पर अगर मुझे जाना है तो z एक्सिस पर,
ऊपर अगर मुझे जाना है तो z एक्सिस पर चलो। ये अपना पॉजिटिव z हो गया, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर x 0 y भी 0 z 2। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं 3 के कोऑर्डिनेट लिखूंगा, अब अगर मुझे 3 पर जाना है, तो अब अगर मुझे 3 पर जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे x एक्सिस पर जाना है, देन मुझे इधर की तरफ आना पड़ेगा, मतलब z एक्सिस पर आना पड़ेगा। तो अगर मैं x एक्सिस पर जा रहा हूँ, ये क्यूब है तो हर एक साइड क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर ये a है तो ये वाली भी कितनी होगी, सॉरी ये पूरी यहाँ पर a है ना, ये साइड कितनी है, ये a है ना, हर एक साइड कितनी है a है, तो ये साइड भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरी a होगी, ये भी क्या होगी, ये भी साइड a होगी। तो इस पॉइंट 3 के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखता हूँ तो x एक्सिस पर चला मैं a, और y एक्सिस पर चला 0, और z एक्सिस पर कितना हो गया, a हो गया। ऐसे ही अगर मैं इस 4th पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो देखो 1 से 4 पर गए, x एक्सिस पर गए, ना y पर ना z पर, मतलब y और z 0 हो गए। तो 4 के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा, a, 0, 0। क्लियर है मेरी बात? ऐसे ही अगर मैं और ऊपर जाता हूँ, मैं इस 6 पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, तो अगर मुझे 6 पर जाना है तो देखो भाई 6 पर कैसे कर जाएगा, पहले मैं x एक्सिस पर चला, फिर मैं y एक्सिस पर चला, एंड देन फिर मैं z एक्सिस पर चला। x एक्सिस पर कितना चलूंगा, मैं a चलूंगा, फिर मैं y एक्सिस पर भी कितना चलूंगा, a चलूंगा, फिर मैं z एक्सिस में भी कितना चलूंगा, a चलूंगा। तो इस पॉइंट a के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, a, a। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं इस 5 के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, तो 5 पर अगर मुझे जाना है तो पहले मैं x एक्सिस पर जाऊंगा, देन मैं ऊपर y एक्सिस में जाऊंगा, z में मुझे कहीं जाना ही नहीं। तो अगर मैं इस 5th पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखता हूँ तो क्या होंगे, x एक्सिस पर a, y एक्सिस पर a, z एक्सिस हो गया अपना 0। सिमिलरली अब मैं लिख रहा हूँ इस पॉइंट 8th पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, क्योंकि आप 1 से चलकर कहाँ जा रहे हो, 8 पर जा रहे हो, सीधा y एक्सिस में चल रहे हो, ना x में जा रहे हो ना z में जा रहे हो। x कोऑर्डिनेट 0, z कोऑर्डिनेट 0, सिर्फ y कोऑर्डिनेट हो गया, वो भी कितना, a। देखो हम तो कोऑर्डिनेट कितना सिंपल बन गया है ना, इसमें कुछ कोई इजीली हम कोऑर्डिनेट लिख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम ओरिजिन सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे कि हम इजीली सबके कोऑर्डिनेट्स लिख पाए। ठीक, अब ऐसे अगर मैं 7th वाले पॉइंट पर जाना चाहूंगा तो कैसे जाएंगे, पहले हम x एक्सिस में चलना चाहेंगे, बट x एक्सिस में तो जाएंगे नहीं, तो अब किधर जाएंगे हम, अब हम जाएंगे ऊपर y एक्सिस में। तो y एक्सिस में a गए, देन हम किधर आए, z एक्सिस में। तो इसके कोऑर्डिनेट 0, a, अब जैसे ही तुम्हारे पास हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, तो अब तुम सबके पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो। तुम 1 का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, 2 का लिख सकते हो, 3 का लिख सकते हो, 4 का लिख सकते हो, 5 का, सबका पोजीशन वेक्टर तुम लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं r1 वेक्टर लिखूं, यानी पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखूं, तो r1 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो भाई 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप हो जाएगा। क्लियर? ऐसे अगर मैं r2 वेक्टर लिखता हूँ, मतलब जो सेकंड पॉइंट पर रखा हो चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर लिखूंगा, तो भाई x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, एंड z कोऑर्डिनेट कितना a, तो a k। ऐसे अगर मैं r3 वेक्टर लिखता हूँ, तो देखो थर्ड चार्ज के लिए x है हमारे पास, तो a i कैप, y हो गया 0 प्लस 0 j कैप प्लस z हो गया a, तो a k कैप। ऐसे ही r4 लिख सकते हैं, फटाफट लिखेंगे सबको, ये कितना हो जाएगा, ये होगा a i कैप, बाकी तो 0 0। ऐसे ही लिखेंगे हम 5th चार्ज का, तो 5th वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, a i कैप प्लस a j कैप प्लस 0 k। ऐसे 6 वाले का लिख सकते हो, 6 वाले का क्या हो जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट है हमारे पास, तो a i कैप प्लस a j कैप प्लस a k कैप। 7 वाले का लिखेंगे, तो 7th वाले का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, 7th वाले का हो जाएगा 0 i कैप, a j कैप और a k कैप। एंड लास्ट में जो सबसे लास्ट आया 8 वेक्टर, यानी 8th वाले का पोजीशन वेक्टर इस ओरिजिन से, तो कितना हो जाएगा, 0 i कैप प्लस a j कैप और प्लस 0 k कैप, ये बन जाएगा। अब आप कोई भी फोर्स बता सकते हो। आपको फोर्स क्या बताना है, जैसे सबसे पहले आपको बताना है फोर्स ऑन 6 ड्यू टू, सॉरी 1, फोर्स ऑन चार्ज एट 6 ड्यू टू चार्ज एट 1। तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा F6 1 वेक्टर फोर्स ऑन 6 ड्यू टू 1। क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे K, चार्जेस का प्रोडक्ट Q इंटू Q। ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस। अच्छा, अब किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले मैंने बताया
जिस पर फोर्स निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर लिख दो पहले, तो क्या लिखूंगा R6 वेक्टर। जिसकी वजह से निकालना है उसका सब्ट्रैक्ट कर दो, और इसी का यहाँ पर फिर इसी का मोड लिखकर उसका क्यूब। अब अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ, अब देखो 6 कहाँ पर है अपने, 6 ये रखा, ये रहा 6 R6 वेक्टर, ये है 1। तो यहाँ पर जब करेंगे सब्ट्रैक्ट दोनों को, तो भाई 1 में तो सब 0 0, यहाँ पर सब ए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यू स्क्वायर, यहाँ पर होगा a आई कैप प्लस a जे कैप प्लस a के कैप एंड अपॉन में इसका जब हम मोड निकालेंगे तो इसका मोड कितना हो जाएगा, सबका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तो कितना होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगी 3a स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, तो कितना आ गया, ये आ गया रूट 3a, और इसका भी क्या करना है फिर क्यूब करना है, रूट 3a का क्यूब। तो फाइनल आंसर क्या बना, 4 on 6 ड्यू टू 1 विल बी इक्वल टू a कॉमन ले लेना, सो k क्यू स्क्वायर, a कॉमन आ गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में इसका क्यूब करोगे तो 3 रूट 3a क्यूब, एक a से एक a कैंसिल होता है, और जो 4 on 6 ड्यू टू 1 वो आएगा k क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन में 3 रूट 3a। ये अब तुम सारे फोर्सेस निकाल सकते हो, है ना, जैसे अब हमने निकाला 4 on 6 ड्यू टू 2 निकालना, फोर्स मुझे फाइंड करना है, फोर्स ऑन चार्ज एट 6 ड्यू टू चार्ज एट 2। अब किसी की वजह से निकाल सकते हो, सारी चीजें क्या है, अब सिर्फ पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना और कुछ नहीं। F62 वेक्टर अगर मुझे लिखना है, क्या लिखेंगे, फटाफट लिखो, क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर है, तो 6 पर 2 की वजह से, तो 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये रहा। तो जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस 0 a माइनस 0 a माइनस a 0, तो k वाला गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर a आई कैप प्लस a जे कैप प्लस a माइनस a, ये 0 हो गया तो 0 k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, और उसका भी क्या करोगे क्यूब करोगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा रूट 2a, ये कितना हो जाएगा रूट 2a, और जब इसको सॉल्व करो तो k क्यू स्क्वायर, a आ गया कॉमन आई कैप प्लस जे कैप, और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 2a, एक a से एक a कैंसिल, तो ये कितना बन गया, ये बन गया 4 on 6 ड्यू टू 1 इक्वल टू k क्यू स्क्वायर आई प्लस जे अपॉन में 2 रूट 2a, तो ये आ गया 4 on 6 ड्यू टू 1। अब ऐसे आप कोई भी फोर्स निकाल सकते हो, जैसे एक बार बोल दूंगा कि भाई बताओ 4 on 6 ड्यू टू 3 बताओ, क्या करना है, सिंपल उनके पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करने, सब्ट्रैक्ट करो 6 माइनस 3 करोगे तो a माइनस a 0, a माइनस 0 a माइनस a 0, तो कितना हो जाएगा, ये होगा k क्यू स्क्वायर a माइनस a, ये 0 हो गया i वाला टर्म, a माइनस 0 ये a जे कैप बचा, और a माइनस a फिर k वाला भी 0 हो गया, तो a जे कैप अपॉन में, अब इसका करोगे आप स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करोगे a, फिर उसका क्यूब हो जाएगा तो a क्यूब। अब a क्यूब से एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो 4 on 6 ड्यू टू 3 कितना हो गया, ये हो गया k क्यू स्क्वायर जे कैप अपॉन a। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ऐसे आप सारे फोर्स 4 on 6 ड्यू टू 4 5 6 7 8 सब कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा साहब, अब यहीं पर अगर वो नेट फोर्स पूछे, अगर वो पूछ लेता आपसे नेट फोर्स, ठीक है, वो अगर आपसे पूछता है कि भाई साहब आपने इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से तो फोर्स बता दिए, बट आप अब मुझे बताइए कि नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स ऑन चार्ज एट 6, ये जो 6th वर्टेक्स पर रखा हुआ चार्ज है, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, तो नेट फोर्स निकालना बड़ा आसान है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सब इंडिविजुअल कैलकुलेट कर लिए, तो आई को आई के साथ जोड़ देना, जे को जे के साथ से जोड़ देना, के वाले को के साथ से जोड़ देना, बस आंसर इतना है ना। जब आप यहाँ पर कैलकुलेट करो, जैसे मैं यहाँ पर उन तीनों का लेकर होता है,
जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूँ आई वाले टर्म्स आपको सिर्फ ऐड करना है, तो आई वाले टर्म यहाँ पर क्या बन गई के क्यू स्क्वायर बाय 3√3 ए स्क्वायर। अब देखो के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर के क्यू स्क्वायर तो सब में आ रहा है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर भी सब में आ रहा है। तो अब अगर मैं आई लिखता सिर्फ यहाँ पर, अभी मैं सिर्फ 3 के लिए लिख रहा हूँ, बाकी और भी निकालने बाकी, मैं सिर्फ इन 3 की वजह से नेट फोर्स निकालूँ, है ना। किस किस की वजह से, 1 की वजह से, 2 की वजह से और 3 की वजह से नेट फोर्स कितना है 6, तो वो बता दे रहा हूँ। तो वो कितना हो जाएगा, जैसे आई वाले टर्म लिखेंगे, आई वालों को आपस में ऐड करो, आई कैप लिख रहा हूँ अगर मैं, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो के क्यू स्क्वायर, यहाँ से कितना आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाय 3√3 ए स्क्वायर, यहाँ के क्यू स्क्वायर बाय 3√3 ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है आई वाला के क्यू स्क्वायर अपॉन प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2 ए स्क्वायर। यहाँ पर है क्या आई वाली टर्म, यहाँ पर है ही नहीं, कितना, और ये आ प्लस ऐसे जे वाली टर्म लिखो, यहाँ से जे वाली टर्म लिखो, यहाँ से लिखो, यहाँ से लिखो, तो जब लिखेंगे तो कितना होगा, ये होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 3√3 ए स्क्वायर पहले वाले में सारा, प्लस दूसरे वाले में देखो जे कितना है के क्यू स्क्वायर बाय 2√2 ए स्क्वायर, तीसरे वाले में प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ये जे। ऐसे ही के वाले देखो, पहले वाले में से कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 3√3 ए स्क्वायर और दूसरे वाले में के क्या नहीं, तीसरे वाले में के नहीं, तो ये होगा सिर्फ। इस तरीके से आप क्या करना है, सिर्फ आई वाले को, जे वाले को और के वाले को ऐड कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से नेट फोर्स इस 6 चार्ज पर कितना होगा हम बता सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। एक और चलिए, एक और बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग ट्राई करेंगे एक बार, मैं इसको रब चलिए देखिए। अब सारा खेल मैंने पहले ही बताया, सारा खेल ओरिजिन का, अगर हमने ओरिजिन सही से सिलेक्ट कर लिया तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा, अदरवाइज हो तो अलग ओरिजिन सेलेक्ट करके भी आज तो पल उसमें क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ओरिजिन सेलेक्ट करना हमें आना चाहिए। अब अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मुझे इसमें ओरिजिन चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरीके से ये जो सेंटर आएगा, पहली बात तो इसका, ये जो इसका सेंटर आएगा ये कहाँ पर आएगा, जहाँ पर ये डायगोनल्स कट कर रहे हैं, जहाँ पर ये स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहाँ पर इस बेस का सेंटर आएगा और इस बेस के सेंटर से ही ए हाइट पर अपना ये पॉइंट। तो मैं ऐसा ना करूं कि मैं इन तीनों को ही अपना एक्सिस मान लूँ, इस डायगोनल को मैं मान लेता हूँ एक्स एक्सिस सपोज, ठीक है। ये जो दूसरा डायगोनल है इसको मैं वाई एक्सिस मान लेता हूँ, और ये जो हाइट जा रही है, ये जो इसकी हाइट है इसको मैं अपना जेड एक्सिस मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ जेड एक्सिस मान लेता हूँ। आप इधर देखो एक बार में सिंपल ड्रॉ, तो मैंने क्या कहा, मैंने तुमसे ये कहा कि ये जो हमारा स्क्वायर बेस है, इसके जो डायगोनल बन रहे हैं, हम क्यों ना इन्हीं को एक्सिस मान लें, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हम उसी को इसका ओरिजिन मान लेते हैं, हम उसी को क्या मान लेते हैं, ओरिजिन मान लेते हैं। जैसे 1 और 3 पर इसको मैं 1 लिखता हूँ, इसको 3 लिखता हूँ, इसको मैं 2 लिखता हूँ, इसको मैं 4 लिखता हूँ, और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा हवा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अपना एक्सिस बन रहा है, ये मैं एक्सिस बोल देता हूँ, ये मैं वाई बोल देता हूँ, और हवा में ये जो मेरा मार्कर इस तरीके से आ रहा है, ये जो हवा में इसके परपेंडिकुलर जा रहा है, ये अपना जेड एक्सिस जा रहा है, और हवा में कहीं पर क्या होगा अपना 5th चार्ज, हवा में और कहीं पर क्या होगा अपना 5th चार्ज होगा, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ कि हवा में ये अपना 5th चार्ज, क्लियर है। तो अब एक चीज देखो, अगर ये साइड a√2, अगर ये वाली साइड a√2 है ना, ये साइड तो आ गई, अब ये साइड क्या होगी a√2, अगर ये a√2, ये राइट ट्राइंगल बन रहा, तो मतलब ये a रही होगी, ये भी कितना रहा होगा a रहा होगा, ये भी कितना रहेगा a रहेगा, और ये भी कितना रहेगा a रहेगा, तभी सारी साइड कितनी होंगी a√2 और a√2 नहीं, क्लियर है। अब आप इनके कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, बस अब काम खत्म। अब आप इनके कोऑर्डिनेट इजीली लिख सकते हो। अब जैसे मैं इस 1 के कोऑर्डिनेट पूछ लूँ आपसे, तो आप इस पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये गया नेगेटिव एक्स, कितना डिस्टेंस a, तो x एक्सिस में माइनस है, y में कहीं नहीं जाता, z में कहीं नहीं जाता, तो कितना हो गया -a, 0, 0। सिमिलरली अगर मैं इस 2 के कोऑर्डिनेट आपसे पूछूं,
तो आप बोलोगे भाई साहब ये जा रहा है नेगेटिव y में, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट -a और z कोऑर्डिनेट भी कितना हो गया 0। सिमिलरली अगर मैं थर्ड वाले के लिए पूछूं तो आप बोलोगे इसके लिए तो हमें x एक्सिस में जाना है, तो इसमें सिर्फ क्या लिखेंगे a, बाकी y और z दोनों 0। फोर्थ वाले के लिए क्या लिखेंगे, फोर्थ वाले के लिए लिखेंगे x 0 y a एंड z 0। एंड जो ये बचा अपना फिफ्थ चार्ज जो कि हवा में आ रहा है, यहाँ पर कितनी हाइट थी इसकी, इसकी सेंटर से हाइट थी 5, तो इसके कोऑर्डिनेट में क्या लिखूंगा, इसके कोऑर्डिनेट में लिखूंगा 0, 0, a, इसके फिफ्थ चार्ज के फिफ्थ पॉइंट वाले चार्ज के कोऑर्डिनेट्स अपने बन गए। बस इतना ही काम था। अब आप फोर्स लिख सकते हो। अब अगर मैं फोर्स लिखता हूँ, फोर्स ऑन चार्ज एट 5 ड्यू टू 1 इक्वल टू के चार्जेस का प्रोडक्ट q इंटू क्यू इंटू, अब इनके पोजीशन वेक्टर को डिफरेंस करना है ना, तो किसका पोजीशन वेक्टर लेंगे, पहले फिफ्थ वाले का। फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा 0 i कैप, 0 j कैप और a k कैप। तो ये कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सिंपल a k। फिर उसमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 1 वाले का पोजीशन वेक्टर, y और z तो 0 हो गए, सिर्फ x है, तो क्या होगा माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a i कैप। और अब क्या करेंगे, अब इसका हम मोड निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया √2a, और √2a का भी क्या कर दूंगा मैं फिर क्यूब कर दूंगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, तो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 कितना बन गया, ये बन गया भाई k क्यू स्क्वायर, a ऊपर से कॉमन लेंगे, एक नीचे a को कैंसिल करेगा तो i प्लस j और अपॉन में 2√2a स्क्वायर अपना आंसर आ गया। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 1 हमारे पास आ गया। ऐसे ही आप लिखेंगे फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2। अगर मैं फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 लिखता हूँ तो आप देखो कितना हो जाएगा, फिर से वही k क्यू स्क्वायर तो रहेगी प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन, ये तो a k कैप रहेगा और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस a j कैप, तो a k कैप प्लस a j कैप और अगेन ये कितना √2a का क्यूब। सो फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 2 कितना हो जाएगा, अगेन यही आएगा सेम टू सेम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका k क्यू स्क्वायर k कैप है ना, k कैप प्लस j कैप, यहाँ कितना हो जाएगा k क्यू स्क्वायर k कैप प्लस i कैप k कैप प्लस यहाँ j कैप और अपॉन में ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2a, जो हो गया फोर्स ऑन 5 ड्यू टू। सिमिलरली फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 लिख सकते हो, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 अगर मैं लिखता हूँ, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3 लिखो चलो फटाफट, तो कितना हो जाएगा, फिर से वही प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू स्क्वायर, अब a k कैप माइनस a i कैप, a k कैप माइनस a i कैप और अपॉन में इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अगेन वही 2√2, ऊपर से a कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, तो k कैप माइनस i कैप 2√2a, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 3, ठीक है। फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 और निकाल लो, फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4 भी निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा वही k क्यू स्क्वायर। अब देखो ये तो a k कैप है, ये माइनस a j कैप, a k कैप सॉल्व करेंगे वापस वही आएगा k कैप माइनस j कैप अपॉन में 2√2a, ये आ गया फोर्स ऑन 5 ड्यू टू 4। और तो कोई चार्ज है नहीं, ये चारों चार्ज की वजह से हमने 4 निकाला था, हमने निकाल दिया, क्लियर है। अब अगर मैं नेट फोर्स पूछ लूँ, अगर मैं आपसे पूछ लूँ नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, ऐड करना है तो i वाला i के साथ, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ। अब अगर मैं i वाला i के साथ करता हूँ तो एक चीज देखो, सब में k क्यू स्क्वायर बाय 2√2a स्क्वायर तो कॉमन है, k क्यू स्क्वायर अपॉन 2√2a स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ से क्या लिखूंगा मैं k प्लस i प्लस k प्लस j प्लस k माइनस j प्लस k और माइनस i, ठीक है। i से i कैंसिल, j से j कैंसिल, कितना हो गया 1 2 3 4 4 k का,
तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4k² अपॉन 2√2a², ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। मतलब अगर नेट फोर्स निकालना है तो हम नेट फोर्स भी बता सकते हैं। समझ में आ रही है? आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, छोटी सी भी दिक्कत होती है, कमेंट बॉक्स भाई साहब आप ही के लिए खाली है। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है एक बार कमेंट कर देना, फिर उस चीज़ को दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया जाए। क्लियर हो? तो ये थे कुछ क्वेश्चन आपके वेक्टर फॉर्म का। अच्छा, एक लास्ट कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं। आप ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे सही बच्चे, कि भाई अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं, अगर मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q, ठीक है, मेरे पास दो चार्ज हैं, कौन कौन है? मेरे पास दो चार्ज हैं Q1 एंड Q, ठीक। उनके बीच का डिस्टेंस है कितना? R। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? R है। और ये मैंने किसी मीडियम में रखे, है ना, इनके बीच में मैंने ये कोई मीडियम फिल कर, और इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मैंने K लिया। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने क्या ले लिया? K। अब अगर मैं यहाँ पर फोर्स लिखता हूँ इन दोनों के बीच, इन मीडियम, अगर मैं फोर्स लिखता हूँ तो F क्या लिखूंगा? मैं F इज इक्वल टू लिखूंगा 1/4πε0 इंटू K, क्लियर हो? Q1 Q2 बाय R², ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। अब मैं क्या कहता हूँ? मैं ये कहता हूँ कि अगर ये दोनों चार्जेस मैं मीडियम में ना रखकर मैं एयर में रखता या वैक्यूम में रखता, तो बताइए इनके बीच का डिस्टेंस मुझे कितना करना पड़ता कि फोर्स सेम रहे। ये जो डिस्टेंस है R', ये जो डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर R', वो कितना करूँ इस R के रिस्पेक्ट में कि ताकि जो फोर्स आए वो सेम F ही रहे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0, कितना हो जाएगा? Q1 Q2 बाय R'²। आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है? वो कुछ भी नहीं है ना समझने वाला। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम है तो मैं क्या करूंगा? मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, और जब मैं इक्वेट करूंगा तो मैं पाता हूँ कि भाई अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये होगा 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 बाय R² इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R'²। अब देखो 1/4πε0 कैंसिल, ये भी कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, Q1 Q2 कैंसिल, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√k इंटू R। सिर्फ K पर स्क्वायर रूट है, R पर नहीं लगेगा। आप जानते हैं K की पावर 1 है तो ये रूट में आ जाएगा, इसकी पावर 2 है तो इस पर से ये पावर हट जाएगी। अब स्क्वायर रूट करूँ और इधर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1/8, हो जाएगा 1/8। तो R' इक्वल टू कितना हो गया? √k इंटू R। या फिर और आप अपनी समझ के लिए, ताकि कोई गलती ना हो, इसको लिख लो R√k, इस तरह। मतलब कहने का क्या है, मैं यहाँ से ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं मीडियम में रख रहा हूँ जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, R डिस्टेंस पर जो फोर्स है, अगर मुझे उतना ही फोर्स चाहिए तो मैं एयर में जाकर जब दो चार्जेस को रखूंगा तो मुझे डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा? मुझे डिस्टेंस √k टाइम्स करना पड़ेगा। क्लियर है बात? कितना करना पड़ेगा? √k टाइम्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस पर कैसा क्वेश्चन आपको मिल सकता है? इस कंसेप्ट पर आपको कैसा क्वेश्चन मिल सकता है? एक तो पहली बात है आपको याद होना चाहिए रिलेशन डायरेक्ट, कि अगर हमने दो चार्जेस को किसी मीडियम में रखा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R है, मैं उन चार्जेस को मीडियम से निकालकर एयर में रख रहा हूँ, तो मुझे डिस्टेंस कितना करना पड़ेगा ताकि फोर्स सेम रहे? तो डिस्टेंस जो है मुझे वो √k टाइम्स करना पड़ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा मीडियम जो पूरा है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस वो मीडियम से फ्री। बट अगर वो ऐसे बोल दे क्वेश्चन तो भाई साहब ये चार्ज है Q1 एंड ये चार्ज है Q2, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस है R।
इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया r। और इसमें हमने ये कोई मीडियम बना हुआ है, कितने थिकनेस में t थी, ठीक है, t डिस्टेंस तक ये कोई मीडियम है। इस मीडियम का जो डायरेक्टिव कांस्टेंट है वो k है, बाकी सभी इधर उधर एयर है। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। तो अब हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी चीज़ का यूज़ करके हम बताएंगे। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में फोर्स लिखना है तो हम फोर्स कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1Q अपॉन। अच्छा, यहाँ जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो डिस्टेंस कौन से लेते हैं? ये जो जब मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, मतलब यहाँ जो डिस्टेंस लिखूँगा मैं एयर के लिखूँगा कि दो चार्जेस जब एयर में रखे गए हैं तब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अगर मैं इन दोनों चार्जेस के बीच में एयर के डिस्टेंस की बात करूँ कि सिर्फ एयर में कितना डिस्टेंस आ रहा है, इन दोनों चार्ज के बीच में एयर वाला पार्ट कितना आ रहा है, सिर्फ मुझे वो बताओ। तो आप बोलो साहब यहाँ से यहाँ तक की एयर भरी हुई है, यहाँ से यहाँ तक भी एयर भरी हुई है। मैंने पूछा ये है कितना डिस्टेंस, मुझे वो बताओ। तो आप बोलोगे साहब ये दोनों के बीच में r डिस्टेंस है, ये थिकनेस t है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, वो डिस्टेंस आ जाएगी जो इनके बीच में एयर वाली। आप बोल दोगे सर r माइनस टी हो। बोलो ठीक है कि तो r माइनस टी हो गया, बाकी इसका क्या करें? तो अब इसके लिए आपने बोला कि साहब ये मीडियम का थिकनेस टी। अब अगर मैं इसी चीज को एयर में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसी डिस्टेंस को एयर के डिस्टेंस में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो अभी आपने हमें पीछे रिलेशन बताया कि रूट के टाइम्स कर दो मीडियम की डिस्टेंस। समझ लो मेरी बात कि भाई अगर मीडियम की जो डिस्टेंस है वो r है, उतना ही फोर्स मुझे एयर में चाहिए, तो हम किससे रिप्लेस कर देंगे उस डिस्टेंस को? रूट के r से। अगर यहाँ पर मैं क्योंकि फोर्स क्या लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन, मतलब एयर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस फोर्स लिख रहा हूँ, एयर में फोर्स लिख रहा हूँ, तो डिस्टेंस भी क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? सारी एयर वाली लिखूंगा। एयर में एक तो r माइनस टी आ ही गए जो ऑब्वियसली एयर में है, बट यहाँ पर t थिकनेस जो है वो मीडियम से भरा हुआ है। तो ये जो t है, ये जो t मीडियम वाली डिस्टेंस है, इसको भी मुझे एयर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा? उसके लिए मैं इस t को रूट k से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये जितने डिस्टेंस में मीडियम है, अगर मुझे एयर चाहिए तो कितनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी? रूट k टाइम्स ऑफ t लेना पड़ेगा। और अब हम इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? ये हमारे पास में आ गया फोर्स इन दोनों चार्जेस के बीच। आई बात समझ में आएगी? दोबारा समझो, देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि भाई मुझे इन दोनों के बीच में नेट फोर्स निकालना है कि कितना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर। ठीक है, तो एयर में जो हम फोर्स निकालेंगे क्या देंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन मैंने लिखा है तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस भी तो एयर वाली डिस्टेंस आएगी, है ना। ऊपर तो चार्ज का प्रोडक्ट आ गया, यहाँ पर जो डिस्टेंस लूंगा तो जो डिस्टेंस लूंगा वो भी एयर वाली लूंगा। अब एयर की डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो भाई ये पूरी डिस्टेंस r है जिसमें t पार्ट में मीडियम है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा एयर का है, मतलब r माइनस पार्ट ही एयर। अब ये जो मीडियम वाला पार्ट है साहब इसका क्या करें? तो इसका आपने बताया है कि इतनी डिस्टेंस अगर मुझे एयर में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको रूट के टाइम्स करना पड़ेगा। अगर मैं इस मीडियम वाली डिस्टेंस को एयर के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ तो कितना कर दूं? मैं रूट के टाइम्स कर दूं। तो यहाँ पर अगर ये t है तो ये कितना हो जाएगा? 2t रूट के डिस्टेंस एयर वाली। तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा फोर्स बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, उसको लिख सकते हैं आप अपनी समस्या को वहाँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी।